एंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है, जहां इंटरनेट कनेक्शंस 851 मिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। ट्राई के अकॉर्डिंग जियो के लॉन्च होने से पहले हर इंडियन कस्टमर एक महीने में 154 MB डेटा का यूज करता था, जो अब 100 गुना ज्यादा बढ़कर 15.8 GB पर मंथ हो गया है। इस कंजम्पशन का मेजर रीजन है सस्ता इंटरनेट। 2015 के बाद इंटरनेट प्राइस में आई गिरावट ने हम सबको हैरान कर दिया था, लेकिन 2021 से आप सबने नोटिस किया होगा कि रिचार्ज पैक की कीमतें बढ़ रही हैं। इस समय इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जिस बुरे दौर से गुजर रही है, वो हर किसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और हो सकता है कि आपको इंटरनेट यूज करने के लिए अब एक बड़ा अमाउंट चुकाना पड़े। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हम यूजर्स के लिए एक खतरा साबित हो सकती है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि साल 2030 तक इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 1.3 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन फिलहाल इस नंबर को छूना इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितनी तेजी से इस सेक्टर में ग्रोथ हुई थी, अब उस पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। और इसकी वजह है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की खस्ता हालत, जो पूरी तरह कर्ज में डूबी हुई है। इस कर्ज की वजह से आज भारत की टेलीकॉम कंपनीज स्ट्रेस में आ चुकी हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अगर हम फोन या इंटरनेट के जरिए कॉल और मैसेज करते हैं तो इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है और ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। दोस्तों, आज से करीब 30 साल पहले जब हमें किसी से बात करनी होती थी तो हम टेलीफोन का यूज करते थे, जिसकी प्रोसेस में तब एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन के बीच एक वायर बिछा होता था। लेकिन आज ये सारा प्रोसेस वायरलेस हो चुका है। बस हमें अपने फोन में नंबर को सिलेक्ट करके कॉल पे क्लिक करना है, जिसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपके फोन में मौजूद एंटीना तक पहुँचता है और ये एंटीना इस सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोन के नजदीकी टावर के पास जाती है, बट उस टावर के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना होने से ये कॉल रिसीवर का पता नहीं लगा सकते। इसलिए हर सिटी के अंदर एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी कि MSC लगाया जाता है। MSC के पास सभी सब्सक्राइबर्स की जानकारी होती है और ये जानकारी MSC पर तभी स्टोर कर दी जाती है जब आप सिम कार्ड परचेज करते हैं। इसके बाद MSC नजदीकी टावर की मदद से रिसीवर को कॉल का रिक्वेस्ट देता है और इस तरह हमारी कॉल कंप्लीट होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारा प्रोसेस सिर्फ कुछ सेकंड का है। अब बात करें इंटरनेट की, तो ये भी काफी हद तक ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसमें सिग्नल हवा में नहीं बल्कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए ट्रैवल करते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर एक जाल की तरह पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर फैली हुई है। इन फाइबर्स के अंदर हमारे बाल जैसे बहुत ही पतले पतले तार होते हैं। असल में ये सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा सेंटर में जाते हैं और वहीं पर स्टोर किए गए इन्फॉर्मेशन को लेकर सेल फोन टावर तक आते हैं, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होकर हमारे मोबाइल के एंटीना तक पहुंचती है और एंटीना उस इन्फॉर्मेशन को कैच करके हमें इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि टेलीकॉम कंपनीज इस काम के लिए स्पेक्ट्रम का यूज करती है। लेकिन ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो हवा में जो रेडियो वेव ट्रैवल करती है उसे कोई स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम कई अलग अलग बैंड में डिवाइड होते हैं और हर बैंड का अपना अलग अलग रोल होता है। जैसे कि जब आप कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो कोई बैंड आपकी वॉइस को कैरी करके रिसीवर तक पहुंचाता है, तो कोई मैसेज या वीडियो को सेंड करता है। इससे वो कॉल किसी दूसरे पर्सन के साथ मर्ज नहीं होती। आई होप इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये स्पेक्ट्रम इतना जरूरी क्यों है। लेकिन यही स्पेक्ट्रम इन कंपनीज के बीच सबसे बड़े कलेश का रीजन भी है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम का हिस्सा मिले ताकि वो ज्यादा लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये सोर्स है जिसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर हम इंडिया की टेलीकॉम हिस्ट्री पर नजर डालें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत ही कम समय में हमने एक लंबी दूरी तय की है। पीछे जाकर देखें तो हमारे पूर्वज कम्युनिकेशन के लिए तार का यूज किया करते थे, जिसे टेलीग्राफ कहा जाता है। और इस सर्विस की शुरुआत इंडिया के अंदर 1854 में हुई थी। साल 1882 के दौरान कोलकाता के अंदर फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया, जिसे तब एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के तौर पर देखा गया था, क्योंकि इसकी वजह से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का लंबा प्रोसेस अब मिनटों में कंप्लीट होने लगा था। लेकिन उस दौर में आम आदमी के लिए टेलीफोन का कनेक्शन पाना इतना आसान नहीं होता था। आज जहाँ एक घर में कई सारे स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, वहीं उस दौर में गिने चुने लोगों के घर में ही टेलीफोन हुआ करते थे। उस समय बाकी के देशों में टेलीफोन्स तो वाइडली यूज हो रहा था, लेकिन इंडिया में ये इतनी तेजी से नहीं फैल पाया, जिसकी वजह ये थी कि टेलीफोन सर्विसेज कम्प्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थी और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इंडियंस टेलीफोन का यूज करें, क्योंकि इस कम्युनिकेशन का यूज अंग्रेजों के अगेंस्ट भी हो सकता था। इसलिए तब टेलीफोन का कनेक्शन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कुछ खास इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता था। कुछ समय बाद टेलीफोन सर्विस मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक्सपैंड होने लगी। जब ब्रिटिशर्स से देश को आजादी मिली तब टेलीफोन का पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। इसलिए अब लाइन बिछाना हो या कनेक्शन देना हो, ये सब गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता था।
हालांकि कनेक्शन के लिए लाखों लोग अप्लाई करते थे, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो था कि कभी कभी उनका वेटिंग टाइम 8 से 10 साल के पार चला जाता था। और इसीलिए उस समय हर 200 लोगों में सिर्फ एक के पास ही टेलीफोन कनेक्शन होता था। लेकिन 1990 के दौरान इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने के बाद इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज एंटर करने लगी। यही वो समय था जब इंडिया में मोबाइल फोन्स का यूज होना शुरू हुआ, जिसके पोटेंशियल एंड ग्रोथ को देखकर बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर में कूदना चाहीं। इस इंटरेस्ट को देखते हुए साल 1995 में ऑक्शन के जरिए इन कंपनीज को टेलीकॉम सर्विस रन करने का लाइसेंस बेचा गया, जिसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने हिस्सा लिया था। उस समय के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस पहले ही चुकानी पड़ती थी। अब उन कंपनीज ने फीस देकर सर्विसेज देना तो शुरू कर दिया था, लेकिन जिस उम्मीद के साथ उन्होंने इस सेक्टर में एंटर किया था उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया, क्योंकि उन्हें वैसी ग्रोथ नहीं मिल पाई जो उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। कंपनीज लॉस में जाने लगी और उनके लिए उस फीस को निकालना भी मुश्किल हो गया जिसे उन्होंने लाइसेंस या स्पेक्ट्रम राइट के नाम पर गवर्नमेंट को पे किया था। इसके चलते उन कंपनीज ने इस नियम का विरोध करना शुरू कर दिया और आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद गवर्नमेंट ने इस रूल को बदलकर एक दूसरा रूल बनाया, जिसमें अब कंपनीज से पहले ही लाइसेंस फीस ना लेकर गवर्नमेंट उनके टोटल रेवेन्यू का एनुअली 8% चार्ज करेगी। इस नए नियम ने कंपनीज के लिए चीजें काफी आसान कर दी। अब उन्हें एक बार में मोटी रकम ना चुकाकर हर साल थोड़ा थोड़ा पे करना था, जिससे इनकी ग्रोथ और एक्सपेंशन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और इन्हीं कंपनीज की वजह से इंडियन सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि अब मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदना काफी आसान हो गया। अब ज्यादा लोगों तक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे टावर्स और उसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, जिसके लिए कई बड़ी कंपनीज एक साथ मिलकर काम करने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड को आपस में शेयर किया जाने लगा और कई कंपनीज ने तो सेम टावर से ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा साल 2000 के बाद गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन्स पर इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी कम कर दी, जिस वजह से सैमसंग, नोकिया, हुआई और एमआई जैसी कई फॉरेन कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। ये कंपनीज अपने बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अफोर्डेबल प्राइस की वजह से जल्द ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगी। और इनके साथ एक और चीज बढ़ी, जो था मार्केट कंपटीशन। अब इस कंपटीशन में टेलीकॉम कंपनीज अपनी अपनी पोजीशन सिक्योर करने में लगी हुई थी। तभी 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि इनमें से कई कंपनीज के लाइसेंस छीन लिए गए। जी हाँ, ये वही साल था जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया। असल में उस समय के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ने स्पेक्ट्रम की नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ जैसी पॉलिसी पर लाइसेंस दे दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा कम कीमत पर, जिस वजह से सरकारी खजाने को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस घोटाले के चलते 122 टेलीकॉम कंपनीज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और रिलायंस सहित कई कंपनीज पर मुकदमा चला। इस स्कैम के होने के बाद वीडियोकॉम, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और वर्जिन मोबाइल जैसी बड़ी कंपनीज अब मार्केट को रूल कर रही थी। लेकिन इनकी ये बादशाहत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि साल 2016 में जियो ने मार्केट में एंट्री ले ली और इसके आते ही टेलीकॉम सेक्टर की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई। दरअसल जियो के आने से पहले बाकी की कंपनीज के बीच एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। ये कंपनीज एक दूसरे से आगे निकलने और ज्यादा स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए ऑक्शन में इतने बड़े अमाउंट का बोली लगा देते थे, जिसे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। साथ ही लाइसेंस फी के नाम पर इन्हें गवर्नमेंट को अलग से मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। इस वजह से कई कंपनीज भारी लॉस में चली गई और उन्हें लॉसेस को रिकवर करने के लिए वो कस्टमर से हाई कॉस्ट चार्ज करने लगी। आपको याद होगा, जियो के आने से पहले सिर्फ 1 GB इंटरनेट के लिए ये कंपनीज हमसे 250 से 350 रुपए तक चार्ज करती थी। लेकिन जब जियो की एंट्री हुई तो इसने यूजर्स से ज्यादा इन कंपनीज को हैरान किया, क्योंकि जिस कॉल या इंटरनेट पैक के नाम पर ये कस्टमर्स से भारी भरकम रकम ले रही थी, उन सभी सर्विसेज को जियो ने फ्री कर दिया। इसका असर ये हुआ कि लोग दूसरी कंपनीज को छोड़कर जियो की तरफ स्विच कर गए और 1 महीने के अंदर ही इसके 1.6 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। इसके बाद इसने अपने फ्री सर्विसेज को बंद करके रिचार्ज प्लान लॉन्च किया, जो मार्केट के दूसरे प्लेयर्स से कई गुना सस्ते थे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उन जगहों तक भी इंटरनेट सर्विसेज पहुंचने लगी जहां पर लोग इससे पूरी तरह अनजान थे। तभी तो जियो के लॉन्च होने से पहले जहां हर इंडियन कस्टमर एक मंथ में ऑन एन एवरेज सिर्फ 154 MB डेटा का यूज करता था, वो करीब 100 गुना बढ़कर अब 15.8 GB पर मंथ हो गया है। इस तरह जियो कस्टमर्स की जिंदगी में तो रिवॉल्यूशन लाया, लेकिन बाकी की टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। इसका असर ये हुआ कि उन्हें भी अपना प्राइस कम करना पड़ा, मगर ऐसा करके कई सारी कंपनीज इस कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाई। जैसे एयरसेल, डोकोमो और रिलायंस जैसी छोटी कंपनीज को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी और 2 बड़ी कंपनीज वोडाफोन और आइडिया एक दूसरे से मर्ज होकर वीआई बन गए। इस तरह टेलीकॉम मार्केट में अब केवल 4 प्लेयर बचे थे, जो थे एयरटेल, वीआई, जियो और बीएसएनएल।
अब बात एयरटेल की हो या वीआई की, ये अपनी सर्विसेज तो रन कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़े फाइनेंशियल प्रेशर में है। और इसकी वजह है 1999 में लाया गया गवर्नमेंट का वो रूल जिसके तहत इन टेलीकॉम कंपनीज को अपने रेवेन्यू का 8% शेयर गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन जब से इस रूल को बनाया गया है तब से गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच ये एक विवाद का मुद्दा रहा है। असल में ये अमाउंट कंपनी के एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बेस पर लिया जाता है, जिसमें टेलीकॉम सर्विसेज और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज दोनों का रेवेन्यू शामिल होता है। अब टेलीकॉम सर्विसेज में वॉइस, इंटरनेट, डेटा, वायरलेस और ब्रॉडबैंड जैसी चीजें आती हैं। वहीं नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, सेल और रेंट शामिल है। इन कंपनीज का कहना है कि वो सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से जनरेट होने वाले अर्निंग्स पर ही 8% लाइसेंस फी पे करेंगे और अभी तक इन्होंने पिछले 14 सालों से इसी के अकॉर्डिंग ही फी को पे किया है। इस चीज को लेकर काफी विवाद चला, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि कंपनीज सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही फी को पे करेंगे। लेकिन इससे गवर्नमेंट खुश नहीं थी और उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनीज को पहले से ही डिसाइड किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग लाइसेंस फी को पे करना होगा, यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज को मिलाकर उसका टोटल 8% देना होगा। साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें सरकार को वो बची हुई फीस इंटरेस्ट के साथ पे करनी होगी, जो उन्होंने पिछले कई सालों से नहीं दिया है, और अपनी मनमानी के चलते इन्हें भारी पेनाल्टी भी चुकानी होगी। अब पहले से ही भारी लॉस में डूबी इन कंपनीज के लिए हाई कोर्ट का ये फैसला मरते को 2 लाख और पड़ने जैसा है। जियो ने क्योंकि 2016 में एंटर किया था, इसलिए इसको सबसे कम रकम देनी थी। इनफैक्ट ये अपने हिस्से का रकम दे भी चुका है, लेकिन वीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहा और ये गुहार लगाता रहा कि उसे थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ने 16,133 करोड़ रुपए के बदले वीआई के 33% शेयर्स अपने नाम कर लिए और इस जॉइंट वेंचर में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। अब इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो इसमें बीएसएनएल गवर्नमेंट की ही कंपनी है। वही वीआई में भी सरकार की बड़ी हिस्सेदारी हो चुकी है। साथ ही इसका मार्केट प्रेजेंस भी उतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये पूरा सेक्टर सिर्फ 2 प्राइवेट कंपनीज के कंधों पर टिका है, जिसमें पहला है जियो और दूसरा एयरटेल। इन दोनों कंपनीज की डुओपोली पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक खतरा बन सकती है, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन खत्म होता जा रहा है और पूरी बागडोर इन्हीं दोनों कंपनीज के हाथों में आ गई है। फिलहाल अगर हम लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम या टैक्सेस की बात करें तो इन कंपनीज को अपना 58% रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना पड़ता है, यानी हर 100 रुपए की अर्निंग पर इनके पास 48 रुपए ही बचते हैं, जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट और इस तरह के कई सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं। इस सब के चलते कंपनीज के पास प्रॉफिट के नाम पर कुछ खास नहीं बच पाता। लेकिन जब इस सेक्टर में यही 2 कंपनीज होंगी तो ये अपनी मर्जी से जितनी चाहे रिचार्ज के प्राइस को बढ़ा सकती है, जो कंज्यूमर्स के लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज और अपने रूल्स में बदलाव करके टैक्स की वसूली को कम करे, ताकि इस सेक्टर में नए प्लेयर्स एंटर कर सकें और कंपनीज के बीच एक हेल्थी कंपटीशन बना रहे, क्योंकि 1 या 2 कंपनीज की मोनोपोली किसी भी सेक्टर में अच्छी नहीं होती। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी